दोस्तों नमस्कार। 2021 किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। 2021 के प्रथम से ही बात करते हैं कि कौन सा आंदोलन रहा और कितना प्रभावशाली रहा। 2020 में ही आंदोलन का आगाज हो गया था, वह आंदोलन किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की बात अगर हम करें तो 19 नवंबर को कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री ने आधिकारिक घोषणा की थी। क्या कुछ नहीं किसानों ने सहा, उनको दिल्ली आने नहीं दिया। दिल्ली के जितने भी बार्डर है सभी बार्डरों पर रोक कर उन पर क्या क्या नहीं किया। पानी के फुब्बारे भी चलाए, लाठीचार्ज भी की, सब कुछ किया। जितने भी प्रयास रहते हैं सभी प्रयासों से उनको रोक कर रखा। 1 साल तक उनका कंटिन्यू आंदोलन चला। इसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। सरकार ने अपनी हार स्वीकार की, क्योंकि अभी यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुख मुद्दा था विपक्षों के लिए अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर। यह पहली बात होगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें, पश्चिम बंगाल और 4 राज्यों में और भी विधानसभा चुनाव थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के लिए कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। ममता बनर्जी ने 294 में से 213 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की, बहुत ही दावेदारी के साथ वापसी की। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव की हार के बाद सरकार में कुछ राहत भरी या कहें तो सरकार को बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्हें शिकस्त मिली एक बड़े राज्य से। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो सरकार थी एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके और अन्नामुद्रा, जो बीजेपी का गठबंधन था, उस गठबंधन को हराया। इसके बाद 10 साल बाद सत्ता में वापसी की। तमिलनाडु की विधानसभा के चुनाव में इस बार इसलिए खास थे क्योंकि जयललिता और एम करुणानिधि के निधन के बाद राज्य में यह पहला विधानसभा चुनाव था, इसलिए तमिलनाडु का विधानसभा का चुनाव बहुत खास था। इसके बाद केरल में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी 99 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में बनी रही सरकार एलडीएफ। यह केरल में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सत्ताधारी दल दोबारा से सत्ता में हासिल की हो, सत्ता में आया हो। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह वर्ष 1980 के बाद से अब तक कोई पार्टी या गठबंधन दूसरी बार जीतकर सत्ता में नहीं आई है 1980 के बाद। लेकिन एलडीएफ पार्टी ने सत्ता में रहते हुए दोबारा से जीत दर्ज की है। असम और पांडिचेरी में भाजपा सत्ता वापसी करने में सफल रही। यहाँ पर उन्होंने सत्ता बखूबी तरीके से बनाए रखी है, अच्छा कार्य किया है उन्होंने पार्टी में तालमेल बनाकर। इसके बाद हम बात करते हैं 2021 में एक विपक्ष की बात करेंगे, कांग्रेस। कांग्रेस किन परिस्थितियों से जूझ रही है। कांग्रेस में पहले से ही नेतृत्व की कमी खल रही थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनकी छोटी छोटी इकाइयों में भी फूट देखने को मिली। अगर हम बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पंजाब, तो पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों में कांग्रेस शासित राज्यों में जबरदस्त आंतरिक गतिविधियों में घमासान छिड़ी रही। और यहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कारण तो बहुत हुई, जैसे कि राजस्थान में सचिन पायलट पार्टी से अलग होने की अटकलें चल रही थी, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली के लिए तत्काल तलब किया गया था, कुछ अर्जेंट मीटिंग हाई कमेटी के माध्यम से। तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बदलाव होंगे, लेकिन वहां मुख्यमंत्री के चेहरे को नहीं बदला गया है। लेकिन पंजाब में यह स्थिति ठीक इसके उलट हो गई। पंजाब में लंबे समय से तत्कालीन मुख्यमंत्री जब चुनाव जीते थे, कांग्रेस सरकार बनी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनके और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच काफी समय से खटपट चल रही थी, जिसके कारण कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस आला अधिकारी को उस विवाद को खत्म करने के लिए अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटा दिया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इससे विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो अंदर की जो गतिविधि, जो असंतोष था कार्यकर्ताओं के बीच से, कुछ नेताओं के बीच, वह असंतोष बना रहा। और कैप्टन को हटाने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया और नई पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे और खासी मेहनत के साथ उनके लिए चुनौती खड़ी करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसके बाद कर्नाटक में जब
कर्नाटक में भी एक राजनीति गड़बड़ाई हुई थी। कर्नाटक में क्या हुआ वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। राजनीतिक संकट कर्नाटक में तब गहरा जब वहां के सीएम पद से येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उस स्थिति को कैसे संभाला इस पर बात करेंगे कि 26 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था और इसके बाद पार्टी के भीतर जो सीएम के खिलाफ भाजपा के भीतर जो इकाई थी उसमें असंतोष सामने आया था। लेकिन भाजपा के सामने उस समय कर्नाटक में उस समय कोरोना की भी एक बहुत बड़ा संकट था कि सरकार किससे लड़े, अपने आंतरिक गतिविधियां जो हो रही हैं पार्टी के अंदर उससे लड़े या हम कोरोना से लड़े। तो इस बीच में बीजेपी ने जिससे नया मुख्यमंत्री बना, जिस चेहरे को वहां की राज्य की कमान दी, वह चेहरा है बसवराज सोमप्पा बॉम्बई है। तो उनको वहां का सीएम बनाया गया और केंद्र और राज्य ने मिलकर वहां की स्थिति का जो है संकट से निपटने का प्लान बना, एक रूपरेखा तैयार की। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त कर वहां पे कोरोना से भी लड़े और अपनी सत्ता को भी बरकरार बनाए रखा। देश में बॉलीवुड की चर्चा हर अखबार करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से खबर आ ही जाती है। ऐसा ही एक मामला 2021 में बहुत गरमाया हुआ राजनीति में ही महाराष्ट्र की, वह है आर्यन खान ड्रग्स केस। यह बहुत खूब चर्चा में रहा, बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक नेता में बहुत उथल पुथल रही। इसमें एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनके खिलाफ अवैध वसूली के कारणों पर उन पर जांच बिठाई गई और काफी उन पर कार्रवाई भी की गई है। और इसके दौरान आर्यन खान को 22 दिनों के लिए आर्थर रोड जेल में रहना पड़ा। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में उनके लिए जमानत दी और आज वो जमानत पे हैं। और सबसे बड़ा एक मुद्दा है 2021 का, वह देश में निंदनीय है और विश्व में भी उसकी निंदा की है, वह है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का कांड, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जैसे कि हम बात करें सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है, आप गूगल कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक एक्सयूवी की चपेट में आने से 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। अब 8 किसान ही थे। वह एक्सयूवी किसकी थी? एक्सयूवी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले की थी, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि वह उसमें लोगों का, उस समय किसानों का जो कहना था कि उनके बेटे आशीष मिश्रा ही चला रहे थे, उस गाड़ी में बैठे भी हुए थे। तो यह मामला देश के लिए और विश्व के स्तर पर बहुत निंदनीय है। इसके बाद उस मामले इतना गरमाया कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस पर तुरंत एसआईटी कमेटी बिठाने की रिपोर्ट के साथ उन पर कार्रवाई करने, जेल भेजने, काफी क्या कुछ नहीं किया। लेकिन एसआईटी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले राज्य सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए कि आरोपी को बचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और यह कहां तक सही है, क्योंकि अधिकतर खबरों से, अधिकतर लोगों के माध्यम से यही सुनने को मिला कि एसआईटी की रिपोर्ट से पहले राज्य सरकार बचा रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो पिताश्री हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पार्टी में अच्छा दबदबा, अच्छा एक पद है, औहदा है, जिसके कारण की सरकार को उस पर कुछ सहूलियत बरतनी पड़ रही है। तो हम देखने को ही मिल रहा है वर्तमान समय में पार्टीवादी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत कुछ योगी सरकार को सुनाया, उसके बाद यह हुआ और उनके लिए जेल भेजा गया, उनके साथ 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और पेगासस मामला तो बहुत ही चर्चा में रहा, क्योंकि उसमें नेता, राजनेता, पत्रकार, समाज सेवी, सोशल एक्टिविस्ट सभी उसमें तो इन्वॉल्व है। अब पेगासस मामला क्या है? पेगासस मामला एक इजराइल कंपनी है जो NSO के पेगासस सॉफ्टवेयर भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा लोगों के मोबाइल को टैप किया गया था। टैप करने वाले मोबाइल को जैसे कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, और इसमें केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल। जब इतने बड़े बड़े नेता हैं तो देश के कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं सभी, तो ना जाने किस किस मोबाइल को टैप किया गया। इसमें पत्रकार भी शामिल हैं। और एक और मुद्दा है, हम 2021 के मेन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो 2021 में बहुत चर्चा में रहे। एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले में हुई हिंसा 26 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो कृषि दल है कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, वह 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के माध्यम से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करना चाहते थे। उसी के बाद
वो कुछ ट्रैक्टर चालक या कुछ किसान या कुछ उस उपद्रवी भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने ऐसी घटना की है, तो वह लाल किले पर जाकर उन्होंने अपना धार्मिक झंडा फहराया था, जिसके कारण से यह विषय देश में बहुत निंदनीय रहा और इसके चलते वहां 500 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। कोरोना तो बहुत ही खतरनाक विषय है, क्योंकि इसमें सरकार की बहुत पोल खुली है, हर राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का संकट बहुत गहरा है। उस समय दूसरी लहर ने देश में कहर बरसाया, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। इसमें सरकार की बुनियादी ढांचों का भी खोखलापन देखने को मिला, लोगों को मिला, देश दुनिया को मिला। और इसके बाद अस्पताल में मरीजों की भरमार से कई राज्य क्या कहें, हम तो ये कह सकते कि हर राज्य में अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे। सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने कोई भी ऐसी प्री प्लान नहीं किया था, क्योंकि कोरोना काफी समय पहले विश्व पटल पर आ गया था, और जब भारत आया तब सरकार के पास ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि आने पर हम क्या करेंगे, क्योंकि वह दूसरी वेव थी। फर्स्ट वेव का तो हम मान सकते हैं, ठीक है, सरकार के पास प्लान नहीं था, लेकिन सेकंड वेव में भी सरकार के पास ऐसा कोई ठोस प्लान नहीं था कि सरकार प्री प्लान के माध्यम से सेकंड लहर के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। तो कोरोना इसमें अहम मुद्दा रहा, क्योंकि बहुत लाखों लोगों की जान गई थी और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए थी। इसी बीच देश में एक रियल हीरो भी आया कोरोना के चलते ही, जिसे हम और आप जानते हैं, सोनू सूद है, जो बहुत अच्छा कार्य किया, जिन्होंने व्यक्ति को उनके परिवार तक पहुंचाया, किसी परिवार को उनके गांव तक पहुंचाया। इन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है और सूद फाउंडेशन का गठन करके वह आज भी इसी समाज सेवा में सेवारत हैं। आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटे हो बड़े हो। अगर आप एक ट्वीट कर देते हैं मात्र, और वो उनको टैग कर देते हैं सूद फाउंडेशन एंड सोनू सूद को, तो आपके लिए निश्चित ही मदद पहुंचेगी। और निजीकरण और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है। यह काफी समय से है, आज से नहीं है। हाँ, यदि हम कहें 2014 से आज तक है, बहुत अहम विकट मुद्दा बन गया है। इसमें काफी और निजीकरण में बैंकों से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर आप कोई ऐसा विभाग नहीं जिसने हड़ताल ना की हो और जिसको मुंह की ना खानी पड़ी हो, क्योंकि सरकार बहुत ही, या कहें तो हिटलरशाही के माध्यम से जनता से व्यवहार कर रही है। जो प्रोटेस्ट कर रही है उनकी बोलती बंद कर देती है, उन पर लाठीचार्ज कर देती है, पानी की फुहारें चलाती है, तो उनके कहीं ना कहीं उनके राइट का दमन कर रही है। 2021 में यह भी हमें देखने को मिला कि व्यक्ति के अधिकारों को हनन करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छाड़ी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो। तो बहुत कुछ झेला है देश ने, देश की जनता ने बहुत कुछ सहा है। तो कहीं पाने से ज्यादा कहीं खोया है, और महंगाई ने गरीब लोगों, आम जनता की जेबों को ढीला किया। तो खोया है आम लोगों ने, तो हम यही कह सकते हैं कि आम लोगों ने केवल खोया है। बिजनेसमैन अडानी और अंबानी ग्रुप ने बहुत कुछ पाया है सरकार की मदद से। देश ने स्पोर्ट में अच्छा कार्य किया है, पिछले की अपेक्षा। ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में किसने क्या हासिल किया? क्रिकेट में काफी सारी चुनौतियां थी, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा 2021 में पहली बार हुआ है कि क्रिकेट में जहां भारतीय टीम ने टेस्ट में गावा, लाडर्स और सेंचुरियन जैसों को हराया है, सिक्किलों को ढहाया है, तो वहीं भारत ने T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज होती है उससे भी आगे नहीं बढ़ पाई है। और भारत के लिए 2021 में पाकिस्तान से पहली बार हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद बहुत ही या कहें तो यह क्रिकेट या स्पोर्ट के लिए 2021 T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा झटका मिला है, जो पाकिस्तान से हार के रूप में मिला है। 2021 ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ हमने और आपने खोया है। किसी ने जिंदगी तो किसी ने अपना भविष्य, किसी ने अपना करियर खोया है। और नया साल जो आता है, हर एक नए विचार, नई सोच, नई एनर्जी के साथ हम कार्य करने की सोचते हैं कि नए लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी विचारों के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम नए साल की शुरुआत करेंगे और देश के प्रति हम एक सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे।
सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी विचारधारा से आगे राष्ट्र पथ पर बढ़ें।